Hello viewers, welcoming you all in this video study material. This is Abhishek and you all are watching amateur tutorial. तो फ्रेंड्स, आज हमारी जो चर्चा का केंद्र बिंदु होगा वो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारा पहला रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन है, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी। इस इक्वेशन को, डिराक इक्वेशन को समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होना आवश्यक है और साथ ही क्लेन गॉर्डन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग रिलेटिविटी की जो थ्योरी है, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स एट हाई स्पीड्स, लार्ज बॉडी एट हाई स्पीड्स की जो थ्योरी है, स्पेशल रिलेटिविटी, उसको हम लोग कंबाइन करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, नहीं एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिनसे हमारे आसपास के सभी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो पार्टिकल्स की जो थ्योरी है, बहुत ही अति सूक्ष्म कणों की जो थ्योरी है हमारे पास, उन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं। ये दोनों ही राइवल थ्योरीज है। क्लासिकल थ्योरी जो है वो पार्टिकल नेचर पे है और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डुअल नेचर पे है। तो दोनों एक दूसरे की राइवल थ्योरीज है, दोनों को एक साथ कंबाइन करना काफ़ी मुश्किल था, जिसको इनिशिएट क्लेन गॉर्डन ने किया और पॉल डिराक ने इसे सक्सेसफुली इस्टेब्लिश करा। तो आज हम लोग डिराक इक्वेशन देखेंगे। तो डिराक इक्वेशन जो है उसको जानने के लिए ये जो है, ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है। हैमिल्टोनियन हमारा टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, जो कि एक स्टेट फंक्शन साई पर ऑपरेट कर रहा है और हमें आयोटा एच का डेल साई बाई डेल टी मिल रहा है। ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब डिराक इक्वेशन के केस में ये जो हैमिल्टोनियन होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा, सॉरी माइनस से शुरू नहीं करते हैं, थोड़ा और एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। ये सी अल्फा डॉट पी वेक्टर साई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी। यानी जो हमारा हैमिल्टोनियन का फॉर्म होगा वो क्या होगा, सी अल्फा ऑपरेटर डॉट पी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ये जो हैमिल्टोनियन है ये साई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या है, सी अल्फा डॉट पी एम प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा। ठीक है, हैमिल्टोनियन जो है वो हमारा क्या है, सी अल्फा डॉट पी वेक्टर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर। अब इसे हम लोग अगर सॉल्व करें, और हम लोग जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में हर ऑब्जर्वेबल यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ऑपरेटर होता है। तो जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है वो क्या है, माइनस आयोटा एच कट नेबुला। तो इसको अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा ऑपरेटर डॉट नेबुला साई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी। इसे अगर हम लोग और एक स्टेप में सॉल्व करें तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट टर्म में, यानी इस टर्म में अगर हम लोग ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये आई से मल्टीप्लाई करने पर आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और वन प्लस वन, तो ये प्लस वन और नीचे आई आ जाएगा, यानी वन बाय आई एच कट सी अल्फा ऑपरेटर डॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड साई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी, जहाँ पर
ये अल्फ़ा जो है और जो बीटा है ये हमारे डिराक मैट्रिसेस हैं। लेकिन अभी हम लोग इसे डिराक मैट्रिसेस यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ ये डिराक मैट्रिसेस है, लेकिन अभी तक यहाँ पे पता नहीं चला है कि ये डिराक मैट्रिसेस हैं। तो जब तक हम लोग ये प्रूव नहीं कर लेते कि ये डिराक मैट्रिसेस है तब तक हम लोग इसे कोफिशिएंट्स कहेंगे, ठीक है, डिराक कोफिशिएंट्स कहेंगे। अब डिराक इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, और मतलब अगर हमें ये क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है कि डिराक इक्वेशन को डिराइव कीजिए आप, तो डिराक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये डिराइव करना है हमें, और यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसे डिराइव करने के लिए हमें फिर से क्लेन गॉर्डन इक्वेशन में जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैंने जैसा कि बताया कि ये दो राइवल थ्योरीज का निचोड़ है। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग एसटीआर को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ कंबाइन करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डेरिवेशन है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पॉल डिराक ने 1928 में इस इक्वेशन को डिराइव करा था। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारी कंडीशंस क्या क्या हैं, हमें कैसा इक्वेशन चाहिए। तो एसटीआर जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी आपने पढ़ी हो और या फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज आपको हो, तो आपको ये पता होगा कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसे मैथमेटिकली इंटरप्रिटेट कीजिए। मैथमेटिकली इंटरप्रिटेट करने के बाद जो इक्वेशन आएंगे वो इक्वेशंस जो होने चाहिए वो कोवेरिएंट होने चाहिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तभी वो इक्वेशंस वैलिड होते हैं। अगर रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो इक्वेशन इनवेरिएंट कोवेरिएंट होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन वैलिड होता है। क्लेन गॉर्डन इक्वेशन जो है वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में कोवेरिएंट था, इसलिए हम लोग उसे पढ़ते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन जीरो पार्टिकल्स के लिए वैलिड था। तो हमारी जो कंडीशन है, पहली कंडीशन है, वो पहली कंडीशन क्या है, कोवेरिएंट। जो हमारा इक्वेशन मिलना चाहिए वो कोवेरिएंट होना चाहिए, कोवेरिएंट अंडर एलटी, यानी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो कोवेरिएंट होना चाहिए। जो दूसरा कंडीशन है ये क्लेन गॉर्डन इक्वेशन का डिमेरिट है, नेगेटिव एनर्जी को एक्सप्लेन करना चाहिए, यानी इस इक्वेशन को डिराइव करने के दौरान हम लोग नेगेटिव एनर्जी क्या है ये एक्सप्लेन हम लोग कर पाएँ। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ये है ये, ठीक है। अब नेगेटिव एनर्जी क्या है ये समझने के लिए एक होमवर्क है आप सभी के लिए कि आप सभी को कमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे पूरा देखने के बाद तो आपको कमेंट करना है एनर्जी की डेफिनेशन, और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लाइन मत लिखिएगा। इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बस एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ये मत लिखिएगा, ये डेफिनेशन नहीं है एनर्जी की। पहले एनर्जी को समझना ज़रूरी है, तभी निगेटिव एनर्जी समझ में आएगा। अगर कमेंट्स आते हैं एनर्जी के डेफिनेशन के, तभी मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी पे वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये होमवर्क है आपको आप लोगों का कि एनर्जी के डेफिनेशन को कमेंट करना है, ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे। जो तीसरा रिक्वायरमेंट है वो भी डिमेरिट है क्लेन गॉर्डन इक्वेशन का, कि पॉजिटिव डेफिनिट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होनी चाहिए। रो से हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिनोट करते हैं, तो जो हमारा रो होना चाहिए वो पॉजिटिव डेफिनिट होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है कि स्पिन ऑफ द पार्टिकल्स को ये एक्सप्लेन करना चाहिए, स्पिन ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में ये इक्वेशन हमें बताए, ऐसा हमारा इक्वेशन होना चाहिए। एक्चुअली जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम, यानी जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसको जब हम लोग अपने हैमिल्टोनियन के साथ कॉम्यूट करने की कोशिश करते हैं तो ये कॉम्यूट नहीं होता है। जब इसमें हम लोग
स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करते हैं इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाले टर्म के साथ, तब जो हमारे पास J आता है, यानी J जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और इसे हम लोग H के साथ जब कॉम्यूट करते हैं तो ये कॉम्यूट हो जाता है। आगे हम लोग इसे भी डिराइव करेंगे, इसे भी सॉल्व करके देखेंगे आगे के वीडियोस में। तो स्पिन के बारे में ये हमें बताना चाहिए, ठीक है, कि स्पिन जो है वो मतलब सिर्फ हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही नहीं है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है, और वो नेसेसरी है। तो ये भी एक कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन है स्पिन ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में ये इक्वेशन हमें बताए। अब जो नेक्स्ट है वो इससे रिलेटेड है। जो रो है हमारा, यानी जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वो उसका फॉर्म क्या था क्लेन गॉर्डन इक्वेशन में। अगर आपने मेरिट्स ऑफ क्लेन गॉर्डन इक्वेशन की नॉलेज आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसकी भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन है। रो जो है वो है आयोटा एच कट बाई 2m0 c स्क्वायर साई कंजुगेट डेल साई बाय डेल टी माइनस साई डेल साई कंजुगेट बाय डेल टी। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे और रियल पार्ट्स को निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, रियल पार्ट्स को निकालने पर e बाय m0 c स्क्वायर साई के मॉड का स्क्वायर। अब e की वैल्यू अगर हम लोग अपने रिलेटिविस्टिक STR में जो हमारे पास रिलेशन है, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, e स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c रेज टू द पावर 4, अगर यहाँ से हम लोग e की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय m0 c स्क्वायर साई के मॉड का स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो निगेटिव है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो ये जो है बहुत बड़ा डिमेरिट था। और जो हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हम लोग फाइंड करते हैं साई के मॉड का स्क्वायर करके, यूजुअली जनरली हम लोग इस फॉर्मूला से एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लेन गॉर्डन के केस में ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस फॉर्मूला से फाइंड नहीं हो पा रहा था। तो बात आती है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन होगा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगा, वो होगा कि ये जो हमारा रो है, यानी हमारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है रो, वो हमारा साई कॉन्जुगेट इनटू साई होना चाहिए। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, साई पढ़ते हैं, PSI साई। ये हमारा स्टेट फंक्शन है। अब ये जो स्टेट फंक्शन है ये हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में और क्लेन गॉर्डन वेव इक्वेशन में जैसा साई होता है वैसा साई नहीं है। ये साई जो है स्पाइनर है, यानी कि एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये साई जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है, साई 1 डॉट डॉट साई 2 डॉट 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 साई n। यहाँ पे अभी हमें n की वैल्यू नहीं पता है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें अभी नहीं पता है। साई एडजॉइंट जो है वो एक रो मैट्रिक्स होगा कंजुगेट्स वैल्यूज का, साई 2 कंजुगेट डॉट 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 साई n कंजुगेट। इन दो वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो हम लोग उसे जनरल तरीके से लिख सकते हैं कि समेशन i इज इक्वल्स टू फ्रॉम 1 to n साई i कंजुगेट साई i। ठीक है, यहाँ पे साई i कंजुगेट है, जहाँ पे 1 से n तक की वैल्यू हो जाएगी तो इसको डिनोट करेगा। अब ये साई i है जहाँ पे i की वैल्यू 1 से n है, यानी ये इसको डिनोट करेगा।
ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू होनी चाहिए ऐसी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी फॉलो करना चाहिए। ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये भी फॉलो होना चाहिए। ऐसा हमें करंट डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास होनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो हो। और जो हमारा स्पेस इंटीग्रल है d क्यूब x, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो d इंटीग्रेशन है वो स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए हम लोग इसे क्या, इसीलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, स्पैटियल इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स में है, टाइम कोऑर्डिनेट्स में नहीं है, टेम्पोरल कोऑर्डिनेट्स में नहीं है, इसीलिए स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स नहीं, स्पैटियल इंटीग्रल्स। ये जो स्पैटियल इंटीग्रल है ये कांस्टेंट होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब एक बात और, यहाँ पे ये अगर n ऑर्डर का है तो हमारा जो ऑपरेटर है अल्फा और जो ऑपरेटर है बीटा, ये दोनों जो भी हैं ये दोनों भी n इंटू n के मैट्रिक्स होने चाहिए। ये भी हमारा एक कंडीशन है, ठीक है। अगर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं n इंटू n, तो इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। यानी ऑर्डर अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता चल जाएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम लोग कहीं से पता कर लेते हैं तो अल्फा बीटा ऑपरेटर के ऑर्डर के बारे में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये होना चाहिए, जो मेन हमारा गोल है वो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का मेन गोल क्या है, टू फाइंड करेक्ट रिलेशन, करेक्ट किसके किसके बीच रिलेशन, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, टू फाइंड करेक्ट एनर्जी मोमेंटम रिलेशन ऑफ अ रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल। एक रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन हमें फाइंड करना है। अब इसके लिए यहाँ पे जो हर एक साई वन है, यानी ये साई वन ये क्लेन गॉर्डन इक्वेशन में वैलिड होना चाहिए, ये साई टू ये भी क्लेन गॉर्डन इक्वेशन में वैलिड होना चाहिए, ये साई एन, यानी हर एक साई को क्लेन गॉर्डन इक्वेशन में वैलिड होना पड़ेगा। यानी क्लेन गॉर्डन इक्वेशन अगर आपको याद हो तो क्या होता है, डेल स्क्वायर साई माइनस 1/c स्क्वायर डेल टू साई डेल t2 इज इक्वल्स टू m0 स्क्वायर c रेज टू द पावर 2 बाय h कट स्क्वायर साई। अब यहाँ पर साई के जगह हम लोग i लिख देंगे, क्योंकि हर एक i के हर एक वैल्यू को यहाँ पर वैलिड होना चाहिए। साई 1 भी वैलिड होना चाहिए, साई 2 भी वैलिड होना चाहिए, साई 3 भी वैलिड होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके साई के n वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज, जितना भी ऑर्डर हमें मिलेगा वो सारे साई क्लेन गॉर्डन इक्वेशन के लिए वैलिड होने चाहिए, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट्स हम लोग समझ गए। अब हम लोग अपने क्लेन डिराक इक्वेशन पे आते हैं, उसकी डेरिवेशन पे आते हैं। बहुत ही प्यार से आगे बढ़ेंगे, बहुत ही धीरे धीरे स्लोली, बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन है। तो अब हम लोग डिराक इक्वेशन पे आते हैं। अब डिराक इक्वेशन में पॉल डिराक (1928) में, इनके बारे में एक खासियत है कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये इतने ब्रिलियंट हैं कि ये पहले इक्वेशन को एज्यूम करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा इक्वेशन होना चाहिए, और फिर उसे सॉल्व करते चले जाते हैं तो वो फिट बैठ जाता है। अब ऐसा इनके बारे में क्यों कहा जाता है ये हम लोग देखते हैं। तो क्लेन गॉर्डन में क्या था, क्लेन गॉर्डन में हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन था,
आयोटा एच का डेल साई बाई डेल टी। और ये क्वांटम मैकेनिक्स का इक्वेशन है। और एसटीआर का इक्वेशन था एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब इसका स्क्वायर किया क्लेन गॉर्डन इक्वेशन में, एच ऑपरेटर स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव -1 होता है, एच कट स्क्वायर डेल 2 साई बाई डेल टी 2। ठीक है, यहाँ पे एच स्क्वायर की जगह पे अब देखिए यहाँ पे एच जो है वो क्या है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, हर फिजिकल क्वांटिटी, हर ऑब्जर्वेबल के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होता है। और ये क्लासिकल मैकेनिक्स का इक्वेशन है। यहाँ पे ये ई जो है ये टोटल एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, तो इस वैल्यू को उन्होंने उठाकर यहाँ पे पटक दिया। इस वैल्यू को पटकने के बाद यहाँ पे क्या आया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 ऑपरेटिंग ओवर साई इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लोग P में अगर माइनस आयोटा एच कट निबला पुट कर दें तो हम और फिर सॉल्व करते चले जाएं तो हमें क्लेन गॉर्डन इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। ये किसने किया था, ये क्लेन गॉर्डन ने करा था। लेकिन डिराक ने क्या बताया कि डिराक ने बताया कि ये जो H ऑपरेटर है उसको अगर हम लोग पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 लिखते हैं तो ये जो हैमिल्टोनियन होगा वो, क्योंकि हम लोग इस राइट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर में नहीं तोड़ सकते तो इसलिए ये जो हमारा हैमिल्टोनियन होगा वो इस फॉर्म में नहीं होगा। ये उन्होंने एज्यूम करा बिना कोई कैलकुलेशन, बिना कोई इंटरप्रिटेशन के, ये उन्होंने एज्यूम करा। इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले एज्यूम करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब आप कि वो उन्होंने कैसे एज्यूम करा और फिर वो कैसे सॉल्व करते चले गए और सब कुछ आते चला गया सामने। तो उन्होंने क्या रखा कि जो हैमिल्टोनियन होगा वो इस फॉर्म में होगा, अल्फा डॉट पी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा। यहाँ पे अल्फा और बीटा डिराक मैट्रिसेस है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया, मैंने आपको ये नहीं बताया, प्रूव नहीं किया मैथमेटिकली कि ये मैट्रिसेस है, तो इसे हम लोग अभी डिराक कोफिशिएंट कहेंगे। जब मैं प्रूव कर दूंगा कि हाँ ये मैट्रिसेस हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिसेस की तरह है, तब हम लोग इसे मैट्रिसेस बोलने लगेंगे। ठीक है, तो ये अभी डिराक कोफिशिएंट है हमारे पास। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने की हमें ज़रूरत थी, तो अब इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी का स्क्वायर है वो इसके बराबर है। यहाँ पे हम लोग हैमिल्टोनियन का ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे और इस वाले वैल्यू के साथ इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टोटल एनर्जी, सॉरी ये ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेटर है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, और ये टोटल एनर्जी का सिंबल है। ठीक है, अब ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 और इसका स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है एच हैमिल्टोनियन का हमें स्क्वायर करना है, यानी कि ये जो अल्फा है, ठीक है, सॉरी पहले अल्फा नहीं, पहले सी, अल्फा डॉट पी वेक्टर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, इसका स्क्वायर करना है हम लोगों को। प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर। अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स, 2 × 2 4, हमारे पास सिर्फ 4 टर्म्स आएंगे। लेकिन इन्हें हम लोग अगर और
ब्रेक करें तो हमें ज़्यादा टर्म्स मिल सकते हैं और ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो अल्फ़ा है और ये जो पी है, इसे हम लोग अल्फ़ा एक्स पी एक्स, जहाँ पे ये अल्फ़ा ऑपरेटर है, प्लस ये पी वेक्टर, ये भी पी ऑपरेटर ही है, यहाँ पे ये अल्फ़ा वाई ऑपरेटर पी वाई, अब ये जो है ये कंपोनेंट है, ये ऑपरेटर नहीं है, प्लस अल्फ़ा जेड पी जेड, ठीक है, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा, ये आ गया। अब इसी का हमें स्क्वायर करना है, यानी यही वाले टर्म से अल्फ़ा एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर प्लस अल्फ़ा वाई ऑपरेटर पी वाई ऑपरेटर प्लस अल्फ़ा जेड, सॉरी ये कंपोनेंट है, सॉरी अल्फ़ा जेड ऑपरेटर पी जेड प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, ठीक है। अब हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 × 4 = 16, हमारे पास 16 टर्म्स होने चाहिए यहाँ पर। तो अब इसे हम लोग बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे। ये c × c, ये क्या हो गया, c स्क्वायर्ड हो गया। अब ये अल्फ़ा एक्स पी एक्स इंटू अल्फ़ा एक्स पी एक्स, तो ये अल्फ़ा एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में वो लीनियर होते हैं, इसीलिए हम लोग उसके ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे। ऑपरेटर्स के जो ऑर्डर होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए हम लोग ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे। ऑर्डर कहने का मतलब है, अब हम लोग अल्फ़ा एक्स पी एक्स को किसके साथ इंटू करेंगे, इसके साथ तो इंटू हो गया, अब इसके साथ हम लोग इसका इंटू लेंगे। तो यहाँ पे पहले अगर अल्फ़ा एक्स है तो हम लोग पहले अपने इक्वेशन में अल्फ़ा एक्स ही लिखेंगे, उसके बाद अल्फ़ा वाई लिखेंगे। अगर ये ऑर्डर अगर चेंज कर दें, अल्फ़ा वाई और अल्फ़ा एक्स कर दें, तो उसकी वैल्यू अलग आ जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा और हमें हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मतलब वो तरीका जो है सॉल्व करने का वो गलत होगा, तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर होना चाहिए वो सही होना चाहिए। तो फिर से यहाँ पे आते हैं, अल्फ़ा एक्स पी एक्स को अल्फ़ा वाई पी वाई के साथ, यानी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई और यहाँ पे पी एक्स पी वाई प्लस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड पी एक्स पी जेड, ठीक है। फिर प्लस अल्फ़ा वाई स्क्वायर पी वाई स्क्वायर, क्योंकि अब हम लोग सेकेंड टर्म को आ गए, इसका हम लोग 1 2 3 उसको 3 से इंटू किए, 3 टर्म्स मिल गए। अब हम लोग इस टर्म में आ गए, अब इस टर्म को इन तीनों से इंटू कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा वाई स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई और अल्फ़ा वाई पी वाई को पहले कर दिए, तो अब अल्फ़ा वाई पी वाई को अल्फ़ा एक्स पी एक्स के साथ कर देते हैं, अल्फ़ा एक्स फिर ये पी वाई पी एक्स, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हैं, इनके ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका ऑर्डर आप इधर उधर भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका ऑर्डर सही होना चाहिए। उसके बाद अल्फ़ा वाई हो गया, अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स हो गया। अब ये जो अल्फ़ा वाई पी वाई है वो अल्फ़ा जेड पी जेड के साथ इंटू होगा, यानी अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड पी वाई पी जेड, ठीक है। ये टर्म्स आ गए। उसके बाद अल्फ़ा जेड अल्फ़ा एक्स पी जेड पी एक्स, फिर अल्फ़ा जेड अल्फ़ा वाई पी जेड पी वाई प्लस अल्फ़ा जेड स्क्वायर पी जेड स्क्वायर। ये अब देखिए कितने टर्म्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9, 3 × 3 9, ठीक है।
यहाँ पे प्लस साइन। अब ये जो टर्म है वो इस टर्म के साथ, यानी पहले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म के साथ इंटू हो गया। अब हम लोग पहले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को दूसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो c और उधर भी एक c स्क्वायर है, तो c क्यूब, एम नॉट उधर है। अब वहां पे जो है बीटा जो है वो ऑपरेटर है और इधर अल्फा एक्स जो है वो ऑपरेटर है। तो फिर से ऑर्डर का ध्यान रखना है। अल्फा एक्स इसको इंटू कर रहे हैं, अल्फा एक्स बीटा पी एक्स प्लस, अब देखिए सी अल्फा एक्स पी एक्स को एम नॉट सी स्क्वायर बीटा के साथ इंटू किए, तो एम नॉट सी स्क्वायर और वो वाला सी क्यूब हो गया, अल्फा एक्स हो गया, ये बीटा हो गया और ये पी एक्स हो गया, सारे टर्म्स आ गए। बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। अब यहाँ पे अल्फा वाई बीटा, क्योंकि पहले अल्फा वाई है इसीलिए पहले अल्फा वाई को लिखना ज़रूरी है, पी वाई प्लस अल्फा जेड बीटा पी जेड, ठीक है, फिर प्लस, अब ये 3 इंटू 1, 3 टर्म्स आ गए। अब पहला टर्म जो है पहले ब्रैकेट का वो दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ प्रोडक्ट हो गया। अब हमें पहले ब्रैकेट के दूसरे टर्म को दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग दूसरे टर्म को दूसरे टर्म के साथ कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस, अब हम लोग इसे पहले टर्म के साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो सी क्यूब, फिर से प्लस साइन वहाँ पे हो गया है, तो ये एम नॉट सी क्यूब, एम नॉट सी स्क्वायर और वो सी क्यूब हो गया। अब बीटा यहाँ पे पहले है और अल्फा एक्स बाद में है, तो ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो बीटा ऑपरेटर पहले, फिर अल्फा एक्स पी एक्स, ठीक है, फिर बीटा ऑपरेटर अल्फा वाई पी वाई प्लस बीटा ऑपरेटर अल्फा जेड पी जेड, ठीक है, बीटा अल्फा एक्स पी एक्स, बीटा अल्फा वाई पी वाई, बीटा अल्फा जेड पी जेड। अब कितने टर्म्स हो गए, यहाँ तक 9 टर्म्स थे, 9 3 12 1 13 14 15 16, ये 1 2 3 4 4 इंटू 4 16, तो हमारे पास 16 टर्म्स आ गए। अब हमें इन्हें अरेंज करना है, ठीक है। तो ये अल्फा एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, ये अल्फा वाई स्क्वायर पी वाई स्क्वायर और ये अल्फा जेड स्क्वायर पी जेड स्क्वायर, इसको हम लोग एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। यानी सी स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस अल्फा जेड स्क्वायर पी जेड स्क्वायर, ये सारे टर्म एक साथ, यानी वो तीनों हो गए। अब यहाँ पे अरेंजमेंट करना है, कैसा अरेंजमेंट करना है, अल्फा एक्स अल्फा वाई को अल्फा वाई अल्फा एक्स के साथ रखना है। अब ये अल्फा एक्स अल्फा वाई है और यहाँ पे अल्फा वाई अल्फा एक्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पी वाई पी एक्स और यहाँ पे पी वाई पी एक्स कॉमन है, पी एक्स पी वाई ये तो कंपोनेंट्स है, तो इनका ऑर्डर मायने नहीं रखता। तो ये ऐसे ऐसे करके अब हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो अगर हम लोग पी एक्स पी वाई को कॉमन निकाल लेते हैं और सी स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा एक्स अल्फा वाई, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर का साइन देना ना भूलें, अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से हमारे पास अल्फा एक्स अल्फा जेड है, यानी सी स्क्वायर पी एक्स पी जेड कॉमन आएगा, अल्फा एक्स
अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड अल्फा एक्स, ठीक है। फिर इसी तरीके से सी स्क्वायर कॉमन आएगा, पी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अल्फा वाई अल्फा जेड, पी वाई पी जेड, यहाँ पे अल्फा वाई अल्फा जेड और ये अल्फा जेड अल्फा वाई, ठीक है। यानी अल्फा वाई अल्फा जेड हो गया, और अल्फा जेड और अल्फा वाई ये भी हो गया। अब अल्फा जेड अल्फा एक्स, अल्फा जेड अल्फा एक्स हो चुका है, और एक्स वाई एक्स पी एक्स पी अल्फा एक्स अल्फा वाई, और ये एक्स और जेड, अच्छा यहाँ पे जेड एक्स हो चुका है, ये टिक हो गया। यानी कितने टर्म्स थे यहाँ पे? 9 टर्म्स थे। ये 3 2 5 2 7 और 2 9, 9 टर्म्स ठिकाने लग गए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी वैसा अरेंजमेंट करना है। यहाँ पे एम नॉट सी क्यूब पी एक्स, एम नॉट सी क्यूब पी एक्स कॉमन आ रहा है, तो निकाल लीजिए कॉमन। एम नॉट सी क्यूब पी एक्स अगर कॉमन निकालते हैं तो अल्फा एक्स एक्स कैप बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो गया। फिर प्लस एम नॉट क्यूब नहीं होगा यहाँ, एम नॉट सी क्यूब, हाँ एम नॉट सी क्यूब, इस बार पी वाई, और यहाँ पे अल्फा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फा वाई, फिर प्लस एम नॉट सी क्यूब पी जेड अल्फा जेड कैप बीटा कैप प्लस बीटा कैप अल्फा जेड कैप, यानी ये हो गया। अब लास्ट टर्म ये है, ये हम लोग यहाँ पर एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये 3 2 5 2 7 2 9 11 13 15 और 1 16, 4 × 4 16 टर्म्स आ गए। अब ये जो था ये क्या था? ये हैमिल्टोनियन का स्क्वायर था, जो डिराक ने हैमिल्टोनियन का फॉर्म एज्यूम करा था, उसका स्क्वायर था ये, ठीक है। हैमिल्टोनियन का स्क्वायर था ये। इसे कोई इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, सपोज इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4, ये जो है हमारा रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन का, ठीक है। अब इसमें हम लोग ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। और अब हम लोग इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं, और अब हम लोग लिखेंगे कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब क्या गेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा अल्फा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये कैसे मिला? तो यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक टर्म है, और यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक टर्म है। इसको एक एक करके दिखा देते हैं। ये कैसे आया? तो यहाँ पर एक टर्म है पी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर एक टर्म है पी एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी पी एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1
तो उसी तरह अल्फ़ा वाई स्क्वायर अल्फ़ा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये तीनों टर्म इन तीनों टर्म के साथ इक्वेट हो जाएगा। ये जो लास्ट टर्म है ये लास्ट टर्म के साथ इक्वेट हो जाएगा, तो एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा बीटा ऑपरेटर स्क्वायर, ये भी 1 के इक्वल होगा। बाकी जितने भी टर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे 0 हो जाएंगे, यानी ये जो अल्फ़ा एक्स वाई प्लस अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स है, जहाँ पे ये ऑपरेटर्स हैं, ये टर्म यहाँ पे नहीं है, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड प्लस अल्फ़ा जेड अल्फ़ा वाई इक्वल्स टू 0, एक्स वाई और वाई जेड हो गया एक्स जेड, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड प्लस अल्फ़ा जेड अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी ये हो गया इक्वेट और ये भी हो गया इक्वेट, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन 3a लिख लेते हैं, ठीक है। 3a इसको लिख लेते हैं और इसे 3b लिख लेते हैं, 3b। अब 3a और 3b का यूज़ करके हम लोग एक जनरल फॉर्म लिखेंगे अल्फ़ा के लिए। क्या लिखेंगे कि अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे प्लस अल्फ़ा जे अल्फ़ा आई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्रॉनिकर डेल्टा फंक्शन आई जे। अब ये क्रॉनिकर डेल्टा फंक्शन डेल आई जे की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 या तो 1। 0 कब, जब i नॉट इक्वल्स टू जे होगा, और 1 कब, जब i इज इक्वल्स टू जे होगा। ये जो फॉर्म है ये न्यूमेरिकल पीएचडी इंट्रेंसेस में भी रहता है और हमारे सेमेस्टर में भी रहता है। तो एक सॉल्व करके हम दिखा देते हैं। अगर i की वैल्यू j के बराबर है तो अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स, ये क्या हो गया अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। यानी अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब i इक्वल्स टू जे तो 1 यहाँ पुट किए तो 2 1 जा 2, और जब x और y होता है तब 0, और i और j की वैल्यू जब नॉट इक्वल्स टू ईच अदर होगी तो ये 0, यानी ये 0, ठीक है। अब हम लोग बीटा वाले टर्म को 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो अब अल्फ़ा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा एक्स जो है ये भी 0 हो जाएगा। अल्फ़ा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा वाई जो होगा ये भी 0 हो जाएगा। अल्फ़ा जेड बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा जेड जो है ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखें, इक्वेशन 3c को अगर हम लोग इसको ऐसा एज्यूम कर ले कि ये इक्वेशन 3c है, और इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा आई बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये भी जनरल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में एक दूसरे को एंटी कॉम्यूट कर रहे हैं। दो ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ये सारे में कैप लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये सारे ऑपरेटर्स हैं। तो दो ऑपरेटर्स है, अगर हमारे पास सपोज ए ऑपरेटर है और बी ऑपरेटर है, तो इस तरीके से हम लोग शो करते हैं कि ये कॉम्यूट करता है। इसका मतलब मैथमेटिकली ये होता है कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ओवर ए ऑपरेटर इज इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन होता है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और इक्वल्स टू 0 है, पॉजिटिव साइन है इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे निगेटिव साइन है इक्वल्स टू 0 है। तो ये क्या होता है, कॉम्यूट होता है। ये जब ऐसा a, b इस ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू 0 होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों ऑपरेटर्स आपस में कॉम्यूट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्लस साइन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपस में एंटी कॉम्यूट कर रहे हैं। तो ये सिंपल नंबर्स नहीं हो सकते, ये क्या है, मैट्रिसेस हैं, और इनका ऑर्डर क्या है, n इंटू n। अभी भी हमें ऑर्डर नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये मैट्रिसेस हैं। तो अब हम लोग ये बोलेंगे कि अल्फा और बीटा जो है वो डिराक मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब ये जो ऑपरेटर है ये
हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो हर्मिशियन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। अब हर्मिशियन ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ? हर्मिशियन ऑपरेटर का मतलब ये कि अगर कोई ऑपरेटर किसी स्टेट फंक्शन पर ऑपरेट कर कर हमें ये एज्यूम कर लेते हैं, अगर कोई ऑपरेटर है ए, वो किसी स्टेट फंक्शन पर ऑपरेट करके हमें रियल वैल्यू दे रहा है, तो उस ऑपरेटर को हम लोग हर्मिशियन कहेंगे। ए साई अगर दे रहा है, ए क्या है, कोई रियल वैल्यू है, तो ए ऑपरेटर क्या हो जाएगा, हर्मिशियन ऑपरेटर हो जाएगा। इसका कंडीशन है कि साई ए ऑपरेटर ओवर साई कंजुगेट डी टाउ इज इक्वल्स टू साई कंजुगेट ए ऑपरेटर साई डी टाउ। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन कहलाता है। तो हमारा हैमिल्टोनियन क्वांटम मैकेनिक्स में हर्मिशियन होता है। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, अल्फा ऑपरेटर और बीटा ऑपरेटर, जिसको अभी हमने कहा कि ये डिराक मैट्रिसेस हैं, ये हर्मिशियन होने चाहिए, यानी कि अल्फा एडजॉइंट जो है वो अल्फा के इक्वल होना चाहिए और बीटा एडजॉइंट जो है वो बीटा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये मतलब डिराक इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। डिराक इक्वेशन में हमने अभी ये यहाँ तक चर्चा की कि हैमिल्टोनियन का फॉर्म क्या होगा, फिर उसे हमने सॉल्व करा और अल्फा और बीटा के बारे में हमने देखा कि ये आपस में एंटी कम्यूट कर रहे हैं, ये सिंपल नंबर्स नहीं है। ये सिंपल नंबर्स नहीं है तो ये क्या हो जाते हैं, ये मैट्रिसेस हो जाते हैं। उसके बाद ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब हमारा जो पहला कंडीशन था वो कोवेरिएंट वाला, वो तो शो करना पड़ेगा कि वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कोवेरिएंट है। नेगेटिव एनर्जी के कॉन्सेप्ट, स्पिन पार्टिकल्स के कॉन्सेप्ट और एंटी पार्टिकल्स का जो प्रिडिक्शन है, डिराक इक्वेशन ये प्रेडिक्ट करता है कि एंटी पार्टिकल्स होते हैं इस दुनिया में। ये सब प्रेडिक्शंस और हम लोग धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अल्फा और बीटा को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये जो मैट्रिसेस हैं इनका जो फॉर्म है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे और इनका ऑर्डर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जब इनका ऑर्डर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हमारा जो साई जो है, स्टेट फंक्शन जो है, स्पाइनर जो है, वो उसका जो ऑर्डर होगा वो हमें मिल जाएगा, यानी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये कंप्लीट आंसर नहीं है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि डिराइव डिराक इक्वेशन, तो इतना करना है और इतना करने के बाद अल्फा और बीटा की भी वैल्यू आपको डिराइव करनी है, जो कि मैं अगले वीडियो में जिसकी चर्चा करूंगा। ठीक है, तब ये जाकर पूरा कंप्लीट एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो निगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो निगेटिव आ रहा था, पॉजिटिव डेफिनिट नहीं आ रहा था क्लेन गॉर्डन इक्वेशन में, वो दूर हो सकता है। वो दूर कैसे हो सकता है? उस टाइम क्लेन गॉर्डन में क्या था, वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, लेकिन डिराक इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखा था डिराक इक्वेशन, यहाँ पे लिखता हूँ। डिराक इक्वेशन मैंने लिखा था कि एच ऑपरेटर साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी। तो एच की जगह हमने ये पुट किया था कि माइनस आयोटा एच कट सी अल्फा ऑपरेटर और ये नेबुला ऑपरेटिंग ओवर साई। तो ये नेबुला की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, डेल बाय डेल एक्स, है ना, डेल टू बाय डेल एक्स, टू नहीं, डेल बाय डेल एक्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। फिर प्लस एम नॉट सी रेज टू द पावर 2 बीटा ऑपरेटर ऑपरेटिंग ओवर साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी। यहाँ पे भी ये जो डेल है, यहाँ पे भी ये जो डेल है, ये डेल क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करके हम लोग अपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को पॉजिटिव डेफिनिट प्रूव कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड करंट डेंसिटी और कंटिन्यूटी की इक्वेशन की चर्चा
उसके डिराक मैट्रिसेस के नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ को आगे बढ़ेंगे। ये बहुत लंबा है, बहुत लॉन्ग है और बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और लेंदी है, लेकिन तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम लोग धीरे धीरे इस पे नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे। एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।